नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण अब भारत में भी रफ्तार पकड़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले 122 आए हैं। इसके साथ ही पूरे देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 358 पहुंच गई है। इस बीच अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार से रात के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को एहतियात के तौर पर राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है, जो कर्फ्यू शनिवार रात से लागू हो जाएगा। इसके अलावा शादी में 200 से अधिक लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि दिन में रैलियां होती रहेंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की है कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और साथ ही रैलियों पर भी रोक लगा दी जाए। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार बेहद तेज है और कुछ ही दिनों में ये कई राज्यों में पैर पसार चुका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि विधानसभा चुनाव को 1 या 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि अगर रैलियां नहीं रुकती हैं तो दूसरी लहर से भी खराब नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। जस्टिस यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल के विधानसभा चुनाव में बहुत लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की जान भी गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो पाना असंभव है। याद दिला दें कि दूसरी लहर के वक्त भी कई राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा था। उस वक्त बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला था और हजारों लोगों की जान गई थी। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए थे। जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने चुनाव आयोग को यूपी में चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने और कोविड के खतरे के कारण यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित करने का सुझाव देकर खबरों में जगह पाई है, वो अपनी टिप्पणियों के लिए पहले भी हेडलाइंस बनाते रहे हैं। इससे पहले जस्टिस शेखर यादव ने 1 सितंबर को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का भी आह्वान किया था। अक्टूबर में जस्टिस यादव ने एक फैसले में एक और विवादास्पद सुझाव दिया, जिसमें सरकार से भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, भगवद गीता, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं और भारत उनके बिना अधूरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चौंके नहीं अगर ओमिक्रॉन को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया जाए और यूपी में राष्ट्रपति शासन के तहत सितंबर तक यूपी चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जो इस साल की शुरुआत में सीधे नहीं किया जा सका, वो अगले साल की शुरुआत में परोक्ष रूप से किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में बुरा हाल था, लेकिन उससे भी बुरा हाल उत्तर प्रदेश में तब दिखा जब गंगा में लाशें तैरती हुई दिखी थी। सरकार की इसको लेकर जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन सरकार इससे बार बार इनकार करती रही। लेकिन अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगे परियोजना के चीफ रहे राजीव रंजन मिश्रा और स्वच्छ गंगा परियोजना के साथ काम करने वाले IDS अधिकारी पुष्कर उपाध्याय ने इसकी पोल अपनी नई किताब में खोली है। उन्होंने अपनी नई किताब गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग में दावा किया है कि कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ अंतिम संस्कार करने के दायरे बढ़ते गए। यूपी और बिहार के शमशान घाटों पर चलती चिताओं के बीच गंगा नदी शवों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। नमामि गंगे के चीफ द्वारा ये मानने की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में शव बहाए गए थे, अब राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि गंगा की लहरों में कोविड मृतकों के दर्द का सत्य बह रहा है, जिसे छुपाना संभव नहीं है। पीड़ित परिवारों को हर्जाना देना न्याय की तरफ पहला कदम होगा। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने धर्म संसद में मुसलमानों की नरसंहार की धमकी देने वालों के खिलाफ आखिरकार केस दर्ज किया है। इस केस में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत कई अन्य लोगों को नामजद किया गया है। वसीम रिजवी ने हाल ही में सनातन धर्म स्वीकार किया है।
ये धर्म संसद हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्यवाही प्रचलित है। हालांकि पुलिस ने अन्य कौन लोग हैं उनके नाम नहीं बताए और न अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार में हुई तथाकथित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जमकर तो जहर उगला ही गया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीने में भी नाथूराम गोडसे बनकर गोली दागने की बात कही गई। अब इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इस तरह की नफरत और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये निंदनीय है कि वो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने और विभिन्न समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा करने का खुला आह्वान करके बच जाएं। इस तरह के कृत्य हमारे संविधान और हमारे कानूनों का उल्लंघन है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को तमाम बड़े ऐलान किए। चन्नी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 10 से 15 दिनों के बीच ये पैसा किसानों के खाते में डाल देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि भूमिहीन मजदूरों और दलित समुदाय के लोगों का भी कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि किसानों के बचे हुए सारे कर्ज को माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए फिल्म और विकास परिषद बनाई जाएगी। चन्नी सरकार ने हाल ही में 1925 सहायक प्रोफेसरों की सेवाओं के नियमितीकरण को मंजूरी दी थी। साथ ही जालंधर और SPS नगर जिले में 2 सरकारी डिग्री कॉलेज बनाने की मंजूरी दी थी। बता दें, चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों का बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा बिजली की दरों में कटौती की थी और सरकारी मुलाजिमों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा कि लुधियाना कोर्ट में हुए विस्फोट में अभी तक पाकिस्तानी एजेंसियों या खालिस्तान समूह की मिलीभगत का कोई सबूत सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कोर्ट में हुआ विस्फोट और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किए गए ड्रग्स मामले के बीच कोई संबंध है। उन्होंने कहा यह एक संभावना है। धमाका लुधियाना की अदालत में हुआ जब मजीठिया मामले की सुनवाई मोहाली की अदालत में हो रही थी। एक लिंक की संभावना है जिसकी जांच की जरूरत है। इससे पहले चन्नी ने कल कहा कि जब से राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की है, स्वर्ण मंदिर और कपूरथला में कथित रूप से बेअदबी की कोशिशों की खबरें आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा कोर्ट में विस्फोट का नाता मजीठिया केस से जोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से नाता तोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके इस बयान की निंदा की। सिंह ने कहा कि बिना किसी जांच के एक अकाली नेता के खिलाफ FIR, कोर्ट में विस्फोट और बेअदबी की घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश करके निष्कर्ष पर पहुंचना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना बयान भी है। बता दें, राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी ने यह इंगित किया है कि विस्फोट एक आतंकवादी हमला हो सकता है और राज्य के गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि विस्फोट में बाहरी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कपूरथला में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को मारने के पीछे बेअदबी का कोई सबूत नहीं मिला है और जल्द ही हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपूरथला मामले में कोई बेअदबी का सबूत नहीं मिला, ये हत्या थी। जांच चल रही है, FIR में संशोधन यानी बदलाव किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा था कि यह घटना चोरी का मामला लगता है और बेअदबी की कोशिश के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। बता दें, रविवार को कपूरथला के गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने हत्या कर दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।